गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सीपीटी 1 में फिजिक्स के पूछे गए 33 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये आपके जितने भी शिफ्ट हुए थे 47 शिफ्ट उनमें मिला करके टोटल 33 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए उन प्रश्नों को हम डिटेल में समझते हैं। कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया, यानी किसको वो बदल दिया? तो वो था आपका फ्लोजिस्टन सिद्धांत, ऑप्शन बी। फ्लोजिस्टन सिद्धांत क्या था? तो यह एक पुराना सिद्धांत था जो यह मानता था कि दहनशील पदार्थों में एक तत्व होता है जिसे फ्लोजिस्टन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ जलता है तो वह फ्लोजिस्टन छोड़ता है और यही जलने की प्रक्रिया बनता है। तो कैलोरी सिद्धांत क्या बोला? इसके अनुसार ऊष्मा एक तरल पदार्थ है जिसे कैलोरी कहा जाता है। ये कहता था कि कैलोरी जो एक तरल पदार्थ है, यह तरल पदार्थ गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है जिससे वस्तुओं का तापमान बदलता है। तो कैलोरी सिद्धांत जो था वो फ्लोजिस्टियन सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था। यह अलग बात है कि बाद में ये सिद्धांत भी प्रतिस्थापित हो गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कैलोरी सिद्धांत ने फ्लोजिस्टियन सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। वैज्ञानिक जैसे एंटोनी लवोजियर ने दिखाया कि दहन में वास्तव में ऑक्सीजन का संयोजन शामिल होता है, न कि फ्लोजिस्टियन का निकलना। अभी क्या है कि बाद में कैलोरी सिद्धांत को भी ऊष्मा के आधुनिक गतिज सिद्धांत और ऊष्मा गतिकी के नियमों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊष्मा अणुओं की गति का परिणाम है, न कि किसी तरल पदार्थ की गति का। तो यानी ये जो कैलोरी सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैलोरी सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया? तो ये किया था आपका ऊष्मा के गति सिद्धांत या ऊष्मा गतिकी के नियमों के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत जो थे वो प्रतिस्थापित हो गए थे। तो फ्लोजिस्टियन सिद्धांत जो था इसको प्रतिस्थापित किया था कौन सा? कैलोरी सिद्धांत। और कैलोरी सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था ऊष्मा गतिकी के नियम के द्वारा। क्लियर है? सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। अगर हम तापमान के मात्रक की बात करें तो हमारे पास तीन तापमान के मात्रक होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और दूसरा होता है केल्विन। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इन तीनों में कन्वर्जन का। जैसे सेल्सियस दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट का केल्विन बदलिए। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या? C/5 बराबर F-32/9। इसका यूज करेंगे हम जब हमको C से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना होगा, उस समय हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा है आपका K बराबर C+273। जब इसका फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमको केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा या सेल्सियस से केल्विन बदलना होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। त्रिक बिंदु वह तापमान और दबाव है जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ साम्य अवस्था में मौजूद रहती हैं। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। सेल्सियस पैमाने पर पूछा जाए आपसे तो त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पूछा जाए तो ये होता है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। और फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों, इसमें आपसे सेल्सियस पूछा गया था लेकिन आपसे तीनों भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे केल्विन में 273.16 और फ़ारेनहाइट में 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है और यह माइनर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछा जा रहा है कि माइनर प्रभाव क्या होता है, मेनली यही पूछा जा रहा है।
तो माइनर प्रभाव क्या होता है, पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता बढ़ जाती है, नहीं। चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करते हैं, नहीं। चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, यह सही है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका वो पदार्थ के जो आंतरिक भाग है वहां से नहीं गुजरता है, वहां से वो दूर हट जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। जब कोई पदार्थ अति चालक बनता है और मेजनर प्रभाव के अधीन आता है तो वह पदार्थ अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है, जिससे वह पूर्ण प्रतिचुंबकीय हो जाता है। ठीक है। अतिचालक अवस्था क्या है, तो जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप मान से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह पदार्थ अतिचालक बन जाता है, और इस अवस्था में पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है। जब विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो इसमें गुजरने वाली धारा जो हो जाएगी वो अनंत हो जाएगी। ठीक है। अगर हम विद्युत प्रतिरोध का बात करें तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V बराबर IR। ठीक है, इसको भी याद होना चाहिए। V बराबर IR, V जो आपका है वो वोल्टेज है, I जो है वो धारा है, और R जो है आपका वो प्रतिरोध है। तो अति चालकता अवस्था में जो आपका प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, और जो करंट होता है वो आपका अनंत होता है। मेजनर प्रभाव अभी हमने देखा, अति चालक अवस्था में पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, इसे मेजनर प्रभाव कहते हैं। जब एक अति चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अपने अंदर एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब अति चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जो उसके पास का चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको क्या कर देगा, वो दूर कर देगा, क्योंकि उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके अपोजिट है, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को रद्द कर देता है, जिससे पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य हो जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है मेजनर प्रभाव में, तो ये आपका 0 हो जाता है। ये देखिए, जब आपका मेजनर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके पदार्थ से होकर जाता है, लेकिन जब मेजनरी प्रभाव लग जाता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका इस वस्तु के बाहर से निकल जाता है, अंदर से नहीं जा पाता है। समदेशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगार्ग रूप की प्रकृति क्या होती है, तो ये होती है आपकी गोलीय। क्या होती है, गोलीय होती है। समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगार्ग गोलाकार होता है। इसका मतलब यह है कि तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती हैं, जिससे स्रोत के चारों ओर एक गोलाकार आकार बन जाता है। अगर ये हमारे पास केंद्र है तो बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत जो तरंग जाएगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, तो जिसके कारण इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। समदैशिक माध्यम क्या है, तो एक समदैशिक माध्यम वह होता है जिसमें सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान होते हैं। सभी दिशाओं में भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, समदैशिक माध्यम। या आप सिंपल समझ सकते हैं कि जब माध्यम एक जैसा हो, ठीक है, ठोस हो तो ठोस हो, द्रव हो तो द्रव हो, गैस हो तो गैस हो, यानी एक जैसा माध्यम में परिवर्तन न हो रहा हो, उसके अपवर्तनांक में परिवर्तन न हो रहा हो, तो उस माध्यम को हम बोलते हैं क्या, समदैशिक माध्यम। तरंगार्ग क्या है, तो तरंगार्ग एक काल्पनिक सतह है जो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, पानी है, और पानी में ये आपका बिंदु स्रोत है। यहाँ से आप देखेंगे तो जो तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है वो कैसा उत्पन्न हो रहा है, गोल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसका माध्यम जो है वो एक जैसा है, पानी है, तरल पदार्थ है, तो इसका जो तरंगार्ग उत्पन्न हो रहा है वो एक जैसा गोलाकार उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है। माइनर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है, तो अभी हमने देखा इसको, ये किसका आ जाएगा, तो अति चालक अवस्था का। पीछे हमने देखा भी अति चालक अवस्था का, ऑप्शन बी। प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है, प्रयोगशाला में जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं उसका जो ताप परिसर है, यानी कि स्टार्ट से लेकर के अंतिम तक का तापमान जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन सी।
10 किलोग्राम द्रव्यमान का वह एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है, तो इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा। हमसे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है आपके पास m बराबर 10 kg, कितना 10 kg, और v बराबर आपका है 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा, यानी F बराबर ma। अच्छा m तो दिया आपके पास 10, लेकिन a जो आपके पास त्वरण है, त्वरण आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये एक समान वेग से चल रहा है तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ये जो त्वरण उत्पन्न करेगा त्वरण 0 होगा। क्यों, क्योंकि त्वरण बोलता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इस पर जो बल लगेगा वो आपका लगेगा कितना, 0 न्यूटन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो वाट जो आपका होता है वो किसका होता है, शक्ति का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। पास्कल किसका है, दाब का। और मीटर प्रति सेकंड किसका है, वेग का। तो बच गया आपके पास सी, वाट प्रति वर्ग मीटर, W बाई मीटर स्क्वायर। यह जो है आपका वो ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि तीव्रता क्या होता है, तो यह इकाई ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में ले जाने वाली शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, और इसे हम अक्सर डेसिबल से भी निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की थी। जो न्यूटन का यांत्रिकी था उसको किसने गहनता से जांच किया था, तो ये था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र m0 L0 t-2 होता है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको या तो याद होना चाहिए, या इससे आसान है कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम बात करें ऑप्शन ए का, विकृति का, तो विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा में लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटा में लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन को हम डिनोट करेंगे L से, और लंबाई को डिनोट करेंगे L से। कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब जब इस 1 आ गया, नंबर आ गया, तो ये क्या होगा आपका, विमाहीन होगा। तो विकृति क्या होता है आपका, विमाहीन होता है। कोणीय त्वरण, त्वरण जो होता है कोणीय त्वरण, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग बटा में समय। ठीक है, तो कोणीय वेग का मतलब क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय अगर वेग का हम फॉर्मूला लगाएं तो कोणीय विस्थापन बटा में समय जो होता है आपका कोणीय वेग होता है। और इसके बाद ये जो नीचे समय था वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपका समय। अच्छा, कोणीय विस्थापन जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, और बटा में समय को डिनोट करते हैं टी से, और ये भी टी से। थीटा जो होता है उसका कोई विमा नहीं होता, तो ये हो जाएगा 1, और नीचे समय का विमा होता है t, तो ये आ गया t2। इसको ऊपर भेजेंगे हम तो कितना हो जाएगा, t-2। अच्छा, हम t-2 है तो इसके साथ हम m और l भी लगा सकते हैं, लेकिन जब m नहीं है तो m को 0 लिखना पड़ेगा, l को 0 लिखना पड़ेगा, और t तो मेरे पास -2 आया ही था। अब इसको मैच कीजिए आप, तो ये जो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। m0 L0 और t-2 जो है वो कोणीय त्वरण का विमा है। अच्छा, कोणीय वेग की बात करें, कोणीय वेग तो हम यहाँ निकाल चुके हैं। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा में समय। कोणीय विस्थापन बटा में समय। कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है बटा में टी। तो थीटा अभी हमने देखा है इसका कोई विमा नहीं होता, तो 1 बटा में टी, और टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। तो टी के पावर -1 जो है आपका वो कोणीय वेग का है। क्लियर है तब। अच्छा, आवृत्ति का भी सेम होता है। आवृत्ति क्या होता है, अब आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 बटा में टाइम पीरियड। तो ये भी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। तो यानी आवृत्ति का और कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो, सॉरी, विमा जो होता है वो सेम होता है, टी के पावर
-1। निम्नलिखित में से कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है? तापमापीय गुणधर्म का मतलब होता है कि ताप से जिस पे परिवर्तन पड़ता है, ताप को हम बढ़ाते घटाते हैं तो उसके गुण पे जो परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं तापमापीय गुण। तो पदार्थ का रंग जो होता है वो तापमापीय गुणधर्म नहीं है। ताप बढ़ाने घटाने से पदार्थ के रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तापमापीय गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो किसी पदार्थ के तापमान पर निर्भर करते हैं और तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ धर्म है गैस का दाब। तापमान बढ़ाने से गैसों का दाब बढ़ता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखिएगा। पूछा जाता है आपसे कि तापमान बढ़ाने पर गैसों के दाब पर क्या असर पड़ता है, तो क्या होता है? बढ़ता है। धातु के छड़ की लंबाई, तापमान बढ़ने पर धातु के छड़ की लंबाई भी बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध, तापमान बढ़ने पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? तो यह है आपका आवधिक दोलन गति, ऑप्शन बी। कौन सा? आवधिक दोलन गति, बी ऑप्शन। दाब का विमीय सूत्र क्या है? अगर आपका विमीय सूत्र याद है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। कैसे? जैसे दाब अगर हम बात करें तो दाब का फॉर्मूला होता है क्या? दाब बोलते हैं हम एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी बल बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास? क्षेत्रफल। अच्छा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है ma। अगर याद हो तो F बराबर होता है ma फॉर्मूला है। F यानी फोर्स बराबर मास गुने एक्सलेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल बराबर हो जाएगा आपका क्या? द्रव्यमान गुना में त्वरण बटा में क्षेत्रफल। अच्छा, सबका मीटर सबका मात्रक लिखिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका केजी। मीटर है, मीटर नीचे से जो माइनस मीटर जो ये 2 है, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो m एक पहले से था, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। और ये s2 को ऊपर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में s के पावर -2। तो क्या आ गया हमारे पास? किलोग्राम मीटर। एक में से -2 घटे तो -1 गुने सेकेंड का -2। तो ये आपका क्या आ गया? मात्रक आ गया। अच्छा, बीमा की बात करें हम तो किलोग्राम किसका बीमा है? द्रव्यमान का, यानी कि m। ठीक है। मीटर किसका है? लंबाई का, यानी कि l के पावर -1। समय किसका है? सेकंड किसका है? समय का, यानी कि टाइम, तो t के पावर -2। तो आपका बीमा कितना आ गया? ml-1 और t-2, यानी ऑप्शन नंबर ए। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मात्रकों की प्रणाली। ठीक है। तो अगर मात्रक की बात करें हम तो मात्रक हमारे पास 2 होते हैं। कौन कौन से? एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक की संख्या 7 है। मूल मात्रक उसको बोलते हैं जिस मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्युत्पन्न मात्रक उसको बोलते हैं जिस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास होता है पूरक मात्रक भी होते हैं जिसकी संख्या आपके पास 2 होती है। अगर मात्रकों की प्रणाली की बात करें तो हमारे पास 3 प्रणाली होता है। ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है CGS, एक होता है FPS और एक होता है MKS। CGS को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, और MKS को बोलते हैं मीटर किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को 1 सेकेंड, जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। जब हम लंबाई को फुट में, ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं तो उसको बोलते हैं FPS पद्धति। और जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं MKS पद्धति। FPS पद्धति जो आपका है इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। और CGS पद्धति को हम लोग
मीटरी पद्धति बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका धारा नियंत्रक का, ऑप्शन सी। अब धारा नियंत्रक की बात करें तो ये आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रियोस्टेट और दूसरा होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। ये दो टाइप के आपके अगर धारा नियंत्रक नहीं दिया रहता और इन दोनों में से कोई दिया रहता तो वो भी आपके आंसर सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रिय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ज्यावक्रिय जो तरंग है उसको हम साइन तरंग भी बोलते हैं। साइन तरंग कौन सा, तो वो तरंग जो आपका साइन वेव होता है, ठीक है, जो मैथ में साइन कोस पढ़ते हैं हम, तो साइन। अच्छा, साइन तरंग बनता कैसा है, तो साइन तरंग जो होता है वो इस टाइप का बनता है। तो आप देखेंगे ये तो कैसा दिख रहा है, इस टाइप का, तो यानी कि इसका आंसर है आपके पास इस आकार की तरंग, ऑप्शन नंबर डी। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, साइन वेव है। तो ज्यावक्रिय तरंग एक ऐसी तरंग है जिसका आकार या ग्राफ ज्या या साइन वक्र के जैसा होता है, इसे ज्या तरंग या साइन तरंग भी कहते हैं। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ क्या होता है, तो विक्षोभ यहाँ पे जो होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम साइन अभी पीछे वेव देखे हैं, ये तो ये जो आपका है, ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं गर्त। तो शिखर पे आपका जो विक्षोभ होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, और गर्त पे इसका विक्षोभ जो होता है वो न्यूनतम होता है। किसी तानित तो डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो ये होती है आपका अनुप्रस्थ तरंग। तो जिस कभी भी आपको डोरी जैसा दिख जाए, ठीक है, डोरी वाला तरंग, तो आप मान लीजिए क्या, अनुप्रस्थ तरंग मान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि ध्वनि क्या है, ठीक है। तो ध्वनि आपका जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। तो आप इस टाइप से याद रखिएगा, ध्वनि में ध है, अनुदैर्ध्य में भी ध है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपका। जब एक तनी हुई डोरी को खींचा या विक्षुब्ध किया जाता है तो डोरी के कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, जबकि तरंग की गति डोरी की लंबाई के समानांतर होती है। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यानी जैसे देखिएगा, हम इसको ऐसे ऊपर छोड़े हैं तो जो रस्सी है वो कैसे जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो इसका मतलब ये कण जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है। लेकिन जो तरंग देखिए, इसका रस्सी का तरंग कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो जब ऐसा काम होता है, जब कण में और उसके तरंग में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, गिटार के तार को खींचने पर उत्पन्न होने वाली तरंग, पानी की सतह पर बनने वाली लहर, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि प्रकाश और रेडियो तरंग, ये भी क्या है, अनुप्रस्थ है। और भूकंपीय तरंगों में इस तरंग जो आपका होता है वो भी अनुप्रस्थ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पृष्ठीय तरंग क्या होता है, तो वे तरंगे जो दो माध्यमों की सीमा पर चलती हैं, जैसे कि हवा और पानी या पृथ्वी की सतह पर, तो उस तरंग को हम बोलते हैं पृष्ठीय तरंग। जैसे महासागरीय तरंग, महासागरीय तरंग में पानी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हवा होता है, तो उसकी सतह पे चलता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, पृष्ठीय तरंग। और भूकंपीय तरंग ये कहां चलता है, पृथ्वी की सतह पर चलता है, तो इसलिए इसको भी क्या बोल देते हैं, हम पृष्ठीय तरंग बोल देते हैं, ठीक है। 0.01 सेकेंड की अवधि वाले ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आपका 1/t।
1 बटा में 0.01 पॉइंट हटेगा तो ऊपर में चला जाएगा 100, ये आ गया आपके पास कितना 100 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब क्या होता है हर्ट्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखें तो हमारे पास परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। जैसे अगर ये हमारे पास दर्पण है तो दर्पण पे जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो दर्पण से परावर्तित होकर के लौट जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और दर्पण और आपतन बिंदु के बीच जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो अगर बात करें हम तो यहाँ जहां पे ये आपका क्या है आपतित किरण, ये है आपका आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और ये जो आपका वो है अभिलंब। अभिलंब जहां दर्पण से मिलता है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको डिनोट करते हैं आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। तो परावर्तन का जो नियम है वो क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपका जो आपतन कोण है, आपतन कोण आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई जो होता है वो आपके आर के बराबर होता है। और दूसरा नियम जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बोलता है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, देखिए फिगर में ये आपका आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों जो होते हैं वो आपके एक ही तल में स्थित होते हैं, तो ये आपके दो जो है वो परावर्तन के नियम हैं। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए। किस लिए, विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर को आपको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एम मीटर तो एम मीटर को आपको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो ये आप देख सकते हैं आपका ये सर्किट का एक फिगर है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका वोल्ट मीटर जो जोड़ा गया है, ठीक है, वो किसमें जोड़ा गया है, तो ये आपका जोड़ा गया है समांतर समूहन में। किसमें जोड़ा गया है, समांतर समूहन में। और यहाँ आप देख सकते हैं एम मीटर जोड़ा गया है आपका श्रेणी समूहन में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ना चाहिए, तो वो जोड़ना चाहिए समांतर समूहन में, और एम मीटर कहाँ जोड़ना चाहिए, तो वो जोड़ना चाहिए आपका श्रेणी समूहन में। वोल्ट मीटर जो होता है दो बिंदुओं के बीच में आपका विभवांतर को बताता है, क्या बताता है, विभवांतर बताता है। और एम मीटर जो होता है वो बताता है कि आपके परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए एम मीटर को हम हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी समूहन में। नेक्स्ट है आपका आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका आधारी राशि का मात्रक कहा जाता है मौलिक या मूल मात्रक, ठीक है। तो आधारी राशि का मौलिक या मूल मात्रक। अगर हम राशियों की बात करें तो राशियों को हम मापन और मात्रक के आधार पर और दिशा और परिमाण के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। तो मापन और मात्रक के आधार पर बात करें हम तो राशि को तीन प्रकार से बांटते हैं। एक को बोलते हैं मूल राशि, दूसरे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और तीसरे बोलते हैं पूरक राशि। और दिशा और परिमाण के आधार की बात करें हम तो एक को बोलते हैं सदिश राशि और एक को बोलते हैं अदिश राशि। मूल राशि हमने पीछे देख चुका, व्युत्पन्न और पूरक देख चुका था। सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि उस राशि को बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है। तो आपसे पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, ठीक है। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जिस राशि के अंत में आप अंत में या बीच में कहीं भी आपको वह दिख जाए तो आप उसको 90% गेस कर सकते हैं वो सदिश राशि है। जैसे हम बात करें त्वरण, वह है बल,
वह है विस्थापन, वह है ठीक है वेग, वह है ठीक है आवेग, वह है संवेग, वह है। तो इस तरह से ये सब जो आपके क्या है वो सदिश राशि है। क्लियर है? तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है और अदिश में केवल केवल परिमाण होता है। अब थोड़ा हम इन आधारी राशि, उसके एसआई मात्रक और एसआई मात्रक जो प्रतीक है उसको भी देख लेते हैं। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो आधारी राशि हमने देखा था कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा होता है उष्मा गतिकी या तापक्रम, कुछ भी बोल सकते हैं, छठा होता है आपका पदार्थ की मात्रा और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। लंबाई की अगर मात्रक की बात करें तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मा का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को मोल से और कैंडेला को सीडी से। तो ये आपके 7 आधारी राशि है जिनके मात्रक आपको याद होने चाहिए। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अभी हमने आपको पीछे बताया था। ध से ध्वनि, ध कहां पे? अनुदैर्ध्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम, केवल निर्वात, ठीक है, निर्वात में तो ध्वनि तरंग उत्पन्न ही नहीं होता है, केवल वायु अणु नहीं, वायु में नहीं, ये ठोस में भी उत्पन्न होता है, केवल विद्युत चुम्बकीय वाहक तरंग ये भी नहीं, तो केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। प्रत्यास्थ माध्यम का मतलब होता है इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मीडियम, अच्छा इलास्टिक मीडियम का क्या मतलब है? इलास्टिक मीडियम का मतलब है जैसे कि रबड़, रबड़ को हम खींचे तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन वापस छोड़ने पे वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थ। क्लियर है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की विमा ml-3 है? ठीक है, तो यहां पे आप इसको मात्रक बदल लीजिए। m किसका है? द्रव्यमान यानी कि केजी, और l लंबाई को क्या है? मीटर माइनस क्यू। अच्छा, मीटर को ऊपर भेजेंगे तो केजी बटा में मीटर क्यू। अच्छा, केजी जो आपका है, केजी किसका है? द्रव्यमान का। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। मीटर क्यू किसका है? आयतन का। तो द्रव्यमान बटा में आयतन किसका फॉर्मूला है? ये आपका है घनत्व का, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला से आप विमा निकाल सकते हैं और विमा से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल लगता है? तो तरल पदार्थ में हमेशा लगता है कौन सा? आपका उत्प्लावक बल, ऑप्शन डी। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को निर्धारित करता है? तो ये आपका निर्धारित करता है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी। ठीक है, तो भौतिक संपर्क के बिना जो आपके हैं वो है चुंबकीय बल भी है, विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सब जो आपके हैं वो भौतिक संपर्क के बिना लगने वाले बल हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उनके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे तेज गति करते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कण जो होते हैं वो तेज गति करने लगते हैं। विद्युत पारेषण यानी कि पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पावर ट्रांसमिशन के लिए उसी धातु का उपयोग किया जाएगा जो कि आपका सुचालक होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, तो कंडक्टर आपका इसमें से कौन सा है? तो कंडक्टर आपका जो है वो तांबा और एल्युमिनियम है। ठीक है, अच्छा चांदी और सोना भी, लेकिन हमसे क्या पूछा? सामान्यतः। तो सामान्यतः हमारे घर में अगर आप देखिएगा तार, तो तार किसका बना होता है? तो तांबा का या एल्युमिनियम का। चांदी सोना का तार होता है? नहीं होता है। वैसे ये भी कंडक्टर है, लेकिन हमसे सामान्यतः पूछा है तो सामान्यतः पे तांबा और एल्युमिनियम हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन आपका है तापमान का, न्यूटन बल का। ठीक है, जूल किसका है? ऊर्जा का,
और वाट किसका है, शक्ति का। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है सी। विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी हमसे पूछा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। अच्छा ये क्यों होता है तो वो भी देख लेते हैं। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक, जिससे यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है। दूसरा कारण क्या है, टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो हमको वो क्या देगा, प्रकाश देगा, ठीक है। और जब प्रतिरोध कम होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, सुचालक बन जाएगा। तीसरा क्या है, उच्च तापमान पर भी टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं होता है, जिससे फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन में अच्छी तन्य शक्ति होती है। तन्य शक्ति क्या होता है, तन्य शक्ति वह गुण है जिसके कारण किसी भी धातु को पीट करके पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है और वह आसानी से टूटता भी नहीं है। टंगस्टन जो होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे फिलामेंट को जंग लगने से बचता है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। मिली सेकेंड किसका मात्रक है, समय का। और पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का। वीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लंबाई को हम किसमें नापते हैं, मीटर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। जूल देखें हमने किसका, ऊर्जा का, एम्पियर विद्युत धारा का, और किलोग्राम किसका हो गया, द्रव्यमान का। क्लियर तक। तो ये आज आपका वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हमने एनटीपीसी में पूछे गए 33 फिजिक्स के प्रश्नों को डिटेल में समझा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।